हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 2023 की तैयारी। पहला एग्जाम कौन सा पढ़ने वाला है? फरवरी का, यानी 21 फरवरी से एग्जाम है। आज 17 तारीख हो गई है। आज एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट है वो आज की है, कंप्लीट हो जाएगा। कल क्या होगा? कल अगर जैसे फीस वगैरह किसी की रह जाती है तो वो फीस जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद 19-20 को आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यानी टोटली अगर हम बात करें तो अब हम लोग जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है, हम लोग नजदीक जा रहे हैं एग्जाम के। टाइम बचा नहीं है। 1 महीने में ही आपको पेपर 1 भी तैयार करना है, पेपर 2 भी तैयार करना है, PYQ भी देखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। थ्योरी भी पढ़नी है। अभी कई लोग ऐसे हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, तो भाई टाइम कम है, अब तो बचा ही नहीं है बिल्कुल टाइम। 1 महीना कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप में से सब जो लोग भी है ना तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है किसी को भी टाइम। थ्योरी कवर करनी है, MCQ कवर करने हैं, PYQ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्योरी के साथ साथ हम लोग MCQs को भी सॉल्व करते जा रहे हैं। यानी पर्टिकुलर एक यूनिट वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट वाइज का क्या मतलब है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी कोई यूनिट छूटेगी नहीं। हमें पता लगेगा कि किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस तरीके से हमारी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहां पर ये वाली चीज मैंने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को सबको बता दिया था, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से एक बारी रिकॉल कर लीजिए अपने दिमाग में कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं और जल्दी से बताइए। आज बीच बीच से भी क्वेश्चन करते जाएंगे। लालमन, अनुराधा, सुधीर, रामायण, युद्ध, मोटिवेशन, अनुराधा, नेहा, अजीत, नसरीन, अभिषेक, अनुराधा, सब लोग जल्दी से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और आप लोग जो जानते हो जिस चीज के बारे में वो भी बताते जाएंगे। थैंक यू H9B। कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, बता चुकी हूं, इसकी क्लास हुई भी थी। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। कोई मुझे मास कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल बता दो जरा। आधार का नंबर लिखा है, क्योंकि आधार में कुछ प्रॉब्लम थी तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं दीपिका, अगर देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन गलत है, या तो आप आधार मत दीजिए, आधार की इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आप आधार की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो इंफॉर्मेशन दे वो सही दे। जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं। भाई एग्जाम किसको देना है पहले तो वो लोग हाथ उठा लो, वो लोग हाथ उठाओ जिनको कि सुधीर वेरी गुड बेटा, मीडिया, दीपक 2022 के वेबसाइट पे है, सब उठा उठा के देखो जरा। अनाउंसिंग एट रेलवे स्टेशन, वेरी गुड अभिषेक। यानी अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पे हैं, अनाउंसमेंट करी जाती है तो वो भी क्या कहलाएगा? मास कम्युनिकेशन। मन की बात PM जी जो करते हैं, प्रधानमंत्री परवीन, बिल्कुल सही आपका। आ रही है ना बात समझ में? इनके एग्जाम्पल मैचिंग के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं या नॉन वर्बल कहते हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी आप लोग उसका आंसर करते जाओगे, क्योंकि सबसे अच्छी क्लास वही होती है जिसमें की एक्टिविटी होती रहे। तनुजा, रिया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करिए। मान लीजिए मैं किसी को एक लेटर लिख रही हूं, मैंने एक लेटर लिखा बेटा किसी को, धर्मजीत बताओ बेटा, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? विपुल, नॉन वर्बल कैसे बेटा? अनु, नॉन वर्बल कैसे हुआ? क्या आप लेटर लिखते समय शब्दों का यूज नहीं करते हैं? क्लियर करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा।
सबसे पहले तो ये चीज बताइए कि वहां पर आप शब्दों का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं लेटर लिखते समय। अगर लेटर लिखते समय आप वर्बल का क्या मतलब होता है, जहां पर आप शब्दों का यूज कर रहे हैं। वर्बल का सिर्फ ये मतलब नहीं है ओरल, वर्बल का सिर्फ ये मतलब नहीं है आप ओरल, रिटन भी वर्बल में आता है, क्योंकि वहां पर भी हम शब्दों का यूज करते हैं। और जहां पर हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल। जहां पे हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल, अशाब्दिक। जिसमें कोई शब्द ही नहीं हो, जिसमें कोई शब्द नहीं हो, नॉन वर्बल। तो जब हम लेटर लिखते हैं हम वर्ड्स का यूज करते हैं, और जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो अगर हम लेटर भी लिख रहे हैं तो भी वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। क्लियर हुई चीज, क्लियर हुई चीज। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये मैंने उस दिन भी समझाया था। विजुअल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, फीडबैक कम्युनिकेशन। फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं, कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, जो यूनिट है वो आपको बताई थी। आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। कभी भी आप पेपर 1, पेपर 2 कुछ भी उठाइए, कुछ भी उठाइए, सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर रखना है, यानी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, किस यूनिट से क्या चीज आती है वो पढ़ना जरूरी है। कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताई। हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हमने वर्बल, नॉन वर्बल, अभी और ये भी चीजें हैं, इसको पढ़ेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन अभी बाकी है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम आगे बढ़े हैं। संचार दो तरफा सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यू होता है, डायनामिक अप्रोच होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, दो लोग चाहिए, एक्सचेंज होता है किस चीज का, आपस में आइडियाज का, आपस में थॉट्स का। लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी कोई ना कोई लक्ष्य होता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ये इसका, ये मान लीजिए पॉइंट्स में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन के प्रकार। जैसा कि आप लोगों को मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। थोड़ा सा हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग भूल गए हैं इस चीज को। जो इशारे से होती है उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मौखिक संचार, लिखित संचार। वर्बल में क्या आता है, ओरल और रिटन दोनों चीजें आती हैं, इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में जैसे हैंडशेक करना, यानी आपने बिना बोले कोई बात कही, ठीक है, बिना बोले कोई बात कही। अब इसमें काफी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए भी थे, मेमो, रिपोर्ट, बुलेटिन, विवरण, कर्मचारी मैनुअल, ये पूरी चीजें बताई थी एग्जाम्पल के तौर पे। टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जल्दी से मेरे को एग्जाम्पल बताइए। दीप, योगिक, साइंस, जल्दी से बताओ बेटा। कोमल, नसरीन, एक बार वीडियो की क्वालिटी 360 पे कर लो बेटा। 360 पे करके देखो, वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर दिखेगा आप सभी को। 360 पे कर लीजिए। आप सब मुझे कुलदीप, जो टाइमिंग है बेटा, दोपहर को 2:30 बजे और रात को टाइम रहता है 9 बजे के करीब, 8:30 9 बजे के करीब, ठीक है। जल्दी से बताइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। यशिका, वेरी गुड बेटा। एक्शंस, और क्या आएगा, एक्शंस हो गए, डायग्राम हो गए, यानी अगर हम किसी को फिगर दिखाएं और फिगर दिखा करके उसको कोई चीज समझाने की कोशिश करें। क्लियर दिख रहा है नगमा? थैंक यू गेमिंग बॉय। अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, मोटिवेशन आता है अंदर से कि नहीं भाई अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करें। लेकिन हमारा काम है भैया आप लोगों से बात करना, चीजें तभी समझ में आएंगी जब कम्युनिकेशन होगा, जेस्चर में आएगा। वेरी गुड। फेस का एक्सप्रेशन आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे ये जोकर है, जोकर आपको बिना कुछ कहे हंसाता है। आप सूंघते हैं किसी चीज को, स्मेल करते हैं किसी चीज को, और उसको आप महसूस कर सकते हो, है ना, ऑल्फैक्टिक कहते हैं उसको।
क्रोनोमिक्स अगर कोई चीज समय से संबंधित है, जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो, कोई चीज आप मैसेज चल रहे हैं, टाइमिंग से रिलेटेड क्रोनोमिक्स। वोकल इंटोनेशन, वोकल इंटोनेशन यानी कि आपको जहां पर जैसे गुस्से के एक्सप्रेशन देख करके डराया धमकाया जाए या कुछ कही बात कही जाए। बॉडी जेस्चर, कुछ लोग आराम से बैठते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इजी मोड पे होते हैं, कुछ लोग लेट कर बात करते हैं। तो किसी के भी बॉडी जेस्चर को देख करके आप बता सकते हो भैया वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है। हैप्टिक यानी टच, मान लीजिए कोई परेशान है, अगर उसके कंधे पे आप हाथ रख दोगे तो वो क्या हो गया, हैप्टिक टच, यानी बिना कहे भी आपने उसको क्या किया है, सपोर्ट किया है। नॉन वर्बल, मेरे ख्याल से पिक्चर से सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नॉन वर्बल में आपसे पैरालिंग्विस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन्फ्लेक्शन, टोन, वॉल्यूम, एसेंट, पैरालिंग्विस्ट यानी पराभाषा में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां से आपका क्वेश्चन आता है। या आपसे हैप्टिक के बारे में पूछा जाता है, जहां पे आपका जैसे मान लीजिए किसी को हग करना, किसी को टच करना, हैप्टिक। प्रॉक्सिमिक्स से क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैचिंग का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए जो हैप्टिक है उसमें जो है मेन मतलब होता है टचिंग का, सही है कि नहीं। क्रोनोमिक्स समय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से संबंधित है, आर्टिफैक्ट्स एडोर्नमेंट से संबंधित है, एनवायरनमेंट, लोकेशन, हाउस, ऑफिस, कॉफी शॉप। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज जो हम लोगों को दिखाई देती है वो हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है। जो चीज हम लोगों को दिखाई देती है वो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। हमसे अगर कोई पूछ लेगा अपीयरेंस में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, साउंड में क्या आता है, स्पीच रेट किस में आता है, वॉल्यूम किस में आती है, वॉइस टोन किस में आती है, बॉडी लैंग्वेज, साउंड, बॉडी लैंग्वेज में हाव भाव किसी के। फिर मैंने बताया था फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई एग्जाम नहीं, फॉर्मल का नहीं पूछूंगी, इनफॉर्मल का बताइए। आप मुझे इनफॉर्मल का एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी। कोई बात नहीं खुशबू। अरे नहीं राधे, क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी तो मैं खुद ही तुम लोगों के साथ में सीख रही हूँ। मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं उस पॉइंट पर आई हूं कि हाँ भाई मैं किसी के हीरो बनूं। यस, थोड़ा बहुत जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। कोमल, अरे बच्चे सबका होगा, टेंशन ना लो, जो चीज पढ़ाई जा रही है बेटा वो चीज पढ़ो। ग्रेप वाइन, वेरी गुड विपुल। ग्रेप वाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन, गपशप करना, गपशप करने को क्या कहते हैं, किसी से हम चिट चैट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बैठे हैं, चार यार मिल गए, बैठ के बातें होने लगी, गप मारने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ठीक है ना। तो ये चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें आप फाउल लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, जैसे कि कई दोस्त आपस में होते हैं गाली गलौज करके भी बात कर लेते हैं, है ना। तो अनौपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है। अब जल्दी से मुझे बताएं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में 3 तरीके की चीज आती है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और ग्रेप वाइन। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे अच्छी चीज क्या होती है बेटा, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि हमारे क्वेश्चन का या हमें कब चीजें समझ में आती हैं, जब हम काम करने लगते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें किसी रास्ते पे जाना है, हमसे अगर मान लो धर्मजीत ने कहा कि मैडम आप ऐसा करो चौराहे तक आ जाओ, अगर मैं धर्मजीत के साथ जाती हूं तो मेरे को नहीं पता रास्ता किधर से लेकर गया, किधर से मेरे को दोबारा जाना हुआ, तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे उस रास्ते से, क्योंकि हम किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को धर्मजीत ने कहा नहीं मैम ऐसा करना, ये लोकेशन आप पकड़ो और इस लोकेशन पे आप आ जाओ, जब हम चल के जाएंगे ना, तो ना सिर्फ मैं धर्मजीत, मैं अनुराधा के घर भी पहुंच जाऊंगी, मैं तनवीर के घर भी पहुंच जाऊंगी, मैं विपुल के घर भी पहुंच जाऊंगी।
आ रही है बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब आप लोग खुद कोई क्वेश्चन का आंसर करोगे ना तो उससे नॉलेज बढ़ेगी। तो कभी भी जब मैं क्वेश्चन करूं ये मत सोचो, डरो नहीं कि अरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा तो मैम क्या कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। क्वेश्चन करो। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, लिटरल का क्या मतलब होता है कि समान स्तर पर किसी से बात करना। मतलब सेम जो ग्रुप है, या तो सेम ग्रुप हो, सेम ऑफिस के लोग हो, सेम कर्मचारी हो, उस पर बात करना। यानी अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो सामने वाला भी कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए। यानी सेम फील्ड होनी चाहिए, या सेम हमारा ऑफिस या हमारा फील्ड, इस तरीके की चीजें आती हैं हॉरिजॉन्टल, समान स्तर के लोग होने चाहिए। डायगोनल यानी विकर्ण में आ गया, यानी समान नहीं होती है यहाँ पे। अंगूर की बेल यानी ग्रेप वाइन, अभी आप लोगों को बताया ही है ग्रेप वाइन क्या चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कोई मुझे बताएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम लेवल के एम्प्लॉइज जब आपस में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर खुद अपना काम करे तो मजा आता है, यस। इसीलिए मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहती हूं कि जब आप लोग खुद से आंसर करोगे ना, तुम लोगों के माइंड एक्टिव रहेंगे। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। बाहरी और आंतरिक। आंतरिक में क्या होता है, जब आपस के कर्मचारी बात करते हैं एक ही ऑफिस के अंदर, इसको हम क्या कह सकते हैं, आपस में कर्मचारी मिलकर के बात कर रहे हैं। ठीक है ना? निया आंसर करो बेटा। आंतरिक संवाद, एक संगठन के भीतर बैठ के सारे लोग आपस में बात करें। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या चीज होती है? जल्दी से बताओ, साबिया परेशान नहीं हो, अभी डेट बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं लो, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बढ़ सकती है। अपवर्ड का मतलब है, मान लीजिए कोई छोटा एम्प्लॉय है या छोटा मैनेजमेंट में सबसे नीचे के पोस्ट है, अगर वो अपने टॉप मोस्ट पोस्ट से बात करना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे, अपवर्ड। अप यानी ऊपर की ओर जा रहा है। यानी जो नीचे के कर्मचारी हैं जब वो ऊपर के कर्मचारियों से बात करना चाहते हैं तो क्या होगा, मेरी सैलरी बढ़ा दो, अगर मैं बात करूं और एक मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो अपने हायर अथॉरिटी पे अगर हम बात करने जाएंगे, डेट इज कॉल्ड अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? नीचे से ऊपर के एम्प्लॉय, मतलब मेरी सैलरी कौन बढ़ाएगा, जो हायर अथॉरिटी होगा। मेरी सैलरी कौन बढ़ाएगा, जो हायर अथॉरिटी होगा। तो अगर हम बात करें लो लेवल से अपर लेवल जाना, वेरी गुड, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन। बढ़ सकती है बेटा। अर्चू वो तो पता नहीं, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। डेट इज इंटरनल, वेरी गुड। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सबसे पहले आंसर करोगे बेटा, और याद रखो जो पहले आंसर करता है मेरी नजर उस पर बनी रहती है। मैं बोलू ना बोलू लेकिन मेरी नजर में वो बंदा बना रहता है कि भाई किसने पहले आंसर किया। तो तुम लोग फोकस करो इंटरनल। अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्या होता है डाउनवर्ड, अपोजिट कर लो। एक्सटर्नल कैसे हुआ बेटा रीना, अगर एक एम्प्लॉय अपने ही सीईओ से बात करना चाहता है या अपने किसी मैनेजर से बात करना चाहता है तो वो कर तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही बात रहा है ना। अभी मैं प्रीति दिखाती हूं बेटा किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे हो गया, अब मान लीजिए कोई हाई अथॉरिटी है और वो चाहता है कि कोई चीज नीचे वाले बंदे करें। ठीक है, टॉप अथॉरिटी जब नीचे अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉइज तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, डेट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड अपवर्ड। इससे इजी लैंग्वेज आती है क्या?
अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए कि कहते हैं सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, कि मान लीजिए एक संगठन भी है, एक संगठन भी है या आप किसी कॉलेज में हो या कुछ भी है, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन का कौन सा मोड है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा माना जाता है कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप? कौन सा सबसे अच्छा होता है कम्युनिकेशन, कौन बताएगा? थैंक यू नगमा, बस बच्चे समझते चलो। सुवामा दास 360 पे बेटा वीडियो क्वालिटी कर लो, बहुत ही आसान शब्दों में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। सबसे अच्छा जो कम्युनिकेशन माना जाता है बेटा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करें, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, हम तक कैसे पहुंचेंगी? मान लो कैसे पहुंचेंगी अगर हम उनसे गपशप नहीं करेंगे? सबसे अच्छा माना जाता है बेटा ग्रेप वाइन। क्यों ग्रेप वाइन सबसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि जब आप किसी के साथ थोड़े फैमिलियर होते हो, तो एक मान लीजिए एक मैनेजर है, कभी कभी आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि पहले के टाइम पे राजा को अगर अपनी प्रजा से कोई बात करनी होती थी या पता करना होता था कि भाई हमारी प्रजा हमसे खुश है कि नहीं, वो क्या करते थे? रूप बदल के जाते थे और प्रजा से फीडबैक लेते थे। क्या करते थे? अपनी मतलब प्रजा को बुला लेते थे कि अपने आओ जरा महल में आओ और हमारे बारे में बात करो। क्या करते थे वो? पहले के जो राजा होते थे वो क्या करते थे बेटा, वो प्रजा को नहीं बुलाते थे, वो उनसे फॉर्मल या इनफॉर्मल टाइप की बातें नहीं करा करते थे, वो डायरेक्टली ग्रेप वाइन करते थे। कैसे करते थे? कि वो रूप बदल के जाते थे और प्रजा से फीडबैक डायरेक्ट लेते थे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी जब आप किसी से फैमिलियर होते हो तो आपको पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉइज खुश हैं कि नहीं, हमारे एम्प्लॉइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो हम तक नहीं पहुंच रही है। और ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, वेरी गुड अपर्णा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है सना, ज्वाइन बटन से बेटा ज्वाइन कर लो। अब आपको समझ में आ रही है बेटा? आपको समझ में आ रही है? डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन को सामूहिक रूप से वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसको किसको? डाउनवर्ड और अपवर्ड को। साबिया टेंशन नहीं लो बेटा, अभी जल्दी से वो लोग हाथ उठाओ जिनको समझ में नहीं आया अभी तक। कंटेंट सबको समझ में आया? वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, डाउनवर्ड क्या है, अपवर्ड क्या है, सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन किसको माना जाता है? सबको समझ में आ गया? अब ये कुछ बताने की जरूरत है क्या? डायगोनल, समान या समान संगठनात्मक स्तरों पर लोगों के बीच सूचना का क्षैतिज प्रभाव और विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के बीच विकर्ण प्रवाह शामिल होता है, यानी जब एक दूसरे के साथ कोई सीधा रिपोर्टिंग संबंध नहीं है, डायगोनल कहलाता है। वो लोग अपने अपने हाथ उठाओ जिसको समझ में आया। क्लियर हो गया भाई, कम्युनिकेशन क्या होता है हमें क्लियर हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है और नॉन वर्बल में क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं, ग्रेप वाइन क्या है, सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप कर दो जरा यार, लाइक कर दिया करो तुम लोग बिना कहे। तुम लोगों का जो लाइक है ना, जब मैं वो देखती हूँ ना मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब ठीक है, अब सही है, अब थोड़ा मोटिवेशन आया। लाइक आइक कर दिया करो यार। जब एक दूसरे के साथ कोई सीधा रिपोर्टिंग नहीं है, मान लीजिए जो एचआर वाला है अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में बात करे तो क्या होगा? डायगोनल होगा। ठीक है, तो क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल आ तो गया ओम, डायगोनल को देखो जरा, सबको समझ आ रहा है? ऐसे ही यार रंग बिरंगे कलर भेज दिया करो यार, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, जब एक दूसरे से डायरेक्ट
देखो हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है? ग्रेप वाइन बता दिया मैंने। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है? अब देखते हैं किसने किसने गौर फरमाया है इस चीज को। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम, थैंक यू यशिका, सब लोग कर दिया करो यार, बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोगों का देखती हूँ ना, मजा आ जाता है देख के। प्रणाम पल्लवी। हिंदी अगर सेलेक्ट किया है लैंग्वेज में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आएगा बेटा। लालमन एक बार और दे दे लाइक। चलो, आई समझ में। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल का जो दूसरा नाम है बेटा वो है लेटरल, क्षैतिज, लेटरल। क्या कहा जाता है? लेटरल। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम ले देते हैं, तो याद रखना इंट्रापर्सनल, पारस्परिक, सामूहिक। अच्छा ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूं प्रीति अपने आप में बात कर रही है, प्रीति अपने आप में ही अपनी तारीफ कर रही है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? थैंक यू भारती। चलो बताओ बेटा, मान लो प्रीति है और प्रीति अपने आप से बात कर रही है कि आज मुझे पार्टी में जाना है, खुद से बात कर रही है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन कहलाएगा? इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन? अगर बेटा मैंने आपसे बार बार यही चीज कही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन चाहे स्टेटमेंट में आ जाए, मैचिंग में आ जाए, आराम से कर लोगे। इंट्रापर्सनल, विपुल इंटरपर्सनल कैसे हुआ बेटा? अदनान फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर हम खुद से बात करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रापर्सनल। खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, खुद से हम बात करते हैं तो वो होती है इंट्रा। इंटर दो पारस्परिक लोगों के बीच में होता है, दो लोग जब बात करते हैं उसे कहते हैं इंटर। इंटरकनेक्टेड कोई चीज होना, यानी इंट्रापर्सनल हो गया जब सेल्फ से बात होती है, दो लोग जब आपस में बात करते हैं डेट इज इंटरपर्सनल। ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, मान लीजिए दो तीन लोग, चार लोग मिल करके, दो से ज्यादा व्यक्ति मिल करके बात करते हैं तो समूह संचार। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में मान लीजिए अखबार आ गया, रेडियो, टेलीविजन या सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जब बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए या बहुत सारे लोगों से बातचीत करी जाए ऑन द सेम टाइम, तो क्या कहलाता है? वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। इनफॉर्मल नेटवर्क में चेन आती है, गॉसिप आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, क्लस्टर आता है। चेन या तो चेन बन जाएगी या गॉसिप यानी ग्रेप वाइन हो जाएगा। चेन मतलब अगर हम, अरे वाह बहुत बढ़िया चीज पूछा यहाँ पे। मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है, ये लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन बनी है, इस लाइन को अगर हमें किसी कम्युनिकेशन का नाम देना हो तो क्या कहेंगे? थैंक यू ज्योति। अगर हम एक लाइन आपको दिखा रहे हैं, अगर हम कहें कि ये जो लाइन बनी है ये किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ये लाइन मॉडल का भी समझाएंगी। ये लाइन का क्या मतलब है? चेन, वो तो हमें भी पता है चेन है। चेन का मतलब हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, यानी एक स्तर पर बात हो रही है, एक लाइन में बात हो रही है, एक स्तर में बात हो रही है, इट मींस ये हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये क्षैतिज संप्रेषण है, इसका मतलब है ये लेटरल संप्रेषण है, जो एक ही लाइन में एक ही लोगों, एक ही तरीके की बातें हो रही हैं। तरीका समझो क्वेश्चन को बेटा पूछने का। सिंगल चेन में, क्षैतिज में क्या होता है कि भैया हमें सेम लोगों से बात करनी है, दैट इज चेन। हॉरिजॉन्टल कहते हैं
अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चलिए वो तो आपने कर लिया। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये अलग अलग ये इस तरीके की गॉसिप की बातें आएंगी, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? लालमन, जुल्फिकर, सुधीर, सब लोग बेटा आंसर करते जाओ फटाफट। अगर आपसे कहें कि ये इस तरीके की गॉसिप की बातें हो रही हैं तो क्या होगा इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वैसा ही चीज आपको देखनी है, आपको देखना है कुछ हटके। वेरी गुड साबिया। ग्रेप वाइन, निया वेरी गुड। जब हम गॉसिप कर रहे हैं, देखो बेटा चेन यानी हम एक सीध में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया। गॉसिप में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये कम्युनिकेशन का टाइप है दैट इज ग्रेप वाइन। अगर ये क्लस्टर में या ये प्रोबेबिलिटी में आता है तो क्या होता है? अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? थैंक यू न्यूट्रल। खूबसूरती आपका खुद ही नाम है, मैं क्या बताऊं यार, बहुत बढ़िया आप लोग यार कमेंट करते हो। समझ में आया? अब ये क्या चीज है बेटा? गॉसिप कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ग्रेप वाइन। याशिका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां गॉसिप हो रही है, और जहां गपशप होगी सीधा सीधा ग्रेप वाइन होगा। यहां पे देखिए, यहां का एक बंदा है और ये अलग अलग लोगों से जाके बात कर रहा है, ये देखिए अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, यहां पे भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये क्या चीज है? ये डायगोनल आता है, विकर्ण, डायगोनल। अरे बाबा ये डायगोनल हुआ ना, डायगोनल में सीध नहीं आती है। आपको अभी अभी क्या बताया कि मान लीजिए सेल्स का बंदा है, मान लीजिए वो जाके सेल्स का बंदा है, मान लीजिए वो एचआर से जाके बात करे, या एचआर का बंदा जाकर के मान लीजिए कस्टमर केयर वाले से बात करे, या फिर कस्टमर केयर आगे जाके अपने जो मैनेजर हैं कोई उससे बात करे। यानी अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करना, अलग एक ए से स्टार्ट हुआ और अलग अलग लोगों तक जा रहा है। डायगोनल कम्युनिकेशन यानी विकर्ण कम्युनिकेशन आता है, ये अलग 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 अलग। आ रही है बात समझ में? यानी आपके सेम ग्रुप पे बात नहीं हो रही है, हम अलग अलग ग्रुप में बात कर रहे हैं। डायगोनल, ग्रेप वाइन का सीधा सीधा एग्जांपल इन्होंने यहां पे दे दिया। एक यहां पर इतने सारे ग्रुप बना के सब बैठे हुए हैं और चैट कर रहे हैं, बट यहां पे अलग अलग चल रही है भैया, अलग अलग पे काम हो रहा है। यही चीज है बेस। यही से अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे जो आ जाएंगे, रिलेशनशिप पे इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मल, इनफॉर्मल, बेसिस ऑफ डायरेक्शन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल में ओरल भी आता है और रिटन भी आता है। ये चीजें मैंने उस दिन समझाई थी, फिर भी कंफ्यूज हो गए। मान लीजिए मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूं, अगर मान लो मैं चारू से बात कर रही हूं कि चारू तुम्हारे हेडेक क्यों हो रहा है, मैंने चारू को फोन मिलाया और चारू से हम दोनों बात कर रहे हैं थ्रू टेलीफोन, तो ये सहकालिक संप्रेषण है या असहकालिक है? इट इज अ सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज, किस तरीके का है? जल्दी बताइए बेटा। ये वाला अभी रुको, चारू इंग्लिश हिंदी समझ लोगी मेरी लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूं बेटा उसी में ही तुम लोग को सब समझ आ जाएगा। सिंक्रोनाइज, वेरी गुड दीपशिका। यशिका वेरी गुड बेटा। क्यों? क्योंकि हम लोग समान टाइम पे, सिंक्रोनाइज का मतलब एस समझ लो, अगर एस लिखा है तो समझ लो सेम टाइम पर हम लोग बातें कर रहे हैं। ए लिखा है आगे तो यानी हम सेम टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने किसी को मेल करी तो वो जरूरी नहीं है उसी समय उसका फीडबैक दे, अगर मैंने किसी को पीडीएफ दी तो जरूरी नहीं है कि वो उसी समय उसको ओपन करे। तो क्या होता है, ये जो सेम टाइम पर चीजें नहीं होती। लेकिन मान लीजिए मैंने किसी को अगर मान लीजिए व्हाट्सएप किया, चलिए
अगर मैंने मान लीजिए ज्योति आहूजा को मैंने व्हाट्सअप किया, तो व्हाट्सअप करना क्या कहलाता है? व्हाट्सअप चैट कर रही हूं मैं ज्योति से, तो वो सिंक्रोनाइज होगी या सिंक्रोनाइज होगी? बेटा कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया ना, फिर ये लोग स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे, फिर उसके एग्जाम्पल पूछे, आपकी मैचिंग में क्वेश्चन दे, ब्ला 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 ब्ला, कितने ही क्वेश्चन दे दें, आप लोग सॉल्व कर लोगे अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुल्यकालिक, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तुल्यकालिक होगा क्योंकि हम सेम टाइम पे चैटिंग कर रहे हैं, सेम टाइम पे कोई चीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा सिंक्रोनाइज मोड होगा, सेम टाइम पर बात करना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये सबको समझ ही आई गया है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, एक्सटर्नल, सब चीजें ये मैंने आप लोग को उस दिन PYQ सॉल्व करवाए भी थे, बताया भी था कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन का पूरा PDF भी मैंने आपको सेंड किया था, वेबसाइट पे अपलोड किया था। तो अभी क्या करना है अपन, तो इस बारी आज तो पूरी क्लास हमारी बैक वाली ही हो गई, लेकिन अभी जो मेन क्लास है वो तो हुई नहीं। हो गई क्या? बस करें? अभी अपनी पूरी क्लास हो गई क्या? जल्दी बोलो बेटा, अभी जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हमारी क्लास कंप्लीट हो गई? बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जरा जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भैया? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो जरा मुझे बताना शुरू करिए कि इनमें से कौन से कम्युनिकेशंस के बैरियर्स हैं, यानी बाधाएं। तुम लोग को लगता है कि एग्जाम आ रहा है, तुम लोग को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर तुम लोग कहोगे मैम मेरे सिलेबस को कवर नहीं कराया। भैया बात तो करनी पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। निकिता अभी ज्वाइन किया, अभी 35 मिनट हुए। चारू तो टाइम कैलकुलेट करती है कि मैम 35 मिनट में अपनी क्लास क्लोज करेंगी ही नहीं, उसे भी पता है मैम पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो रिवीजन हुआ है, अभी तो अपन आए हैं लाइन पे। थैंक यू सुधीर। चलिए अब जल्दी जल्दी देखो, सबसे बेटर है, सबसे बेहतर तरीका, हायर एजुकेशन को रिफ्लेक्टिव क्यों कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां हम अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देते हैं, हम सही गलत समझना शुरू कर देते हैं, हम अपने दिमाग का यूज करने लगते हैं। अगर आप अपने किसी चीज के बारे में, अगर मुझे आप लोगों को कोई बात बतानी पड़े, तो इसका मतलब है हम अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे अभी अभिषेक ने किया, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, मैकेनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, अगर आप लोग जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग रिफ्लेक्टिव है, एक्टिव है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको लगता है कि नहीं जो मैम पढ़ाएंगी हम वही पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है भाई कि आप अभी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हो, यानी अभी भी 9th 12th के बच्चे बने हुए हो, जहां पर आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप मुझे, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, स्क्रीन पे आंसर है, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ बेटा पढ़ना है। लालमन आंसर करो बेटा। नसरीन वेरी गुड। जो भी आंसर आता है, जो भी पता है, जिस चीज के बारे में भी पता है, बताते चले। बैरियर यानी बाधाएं, फिजिकल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर, इमोशनल बैरियर, cultural barrier, language barrier, gender barrier, lack of focus and eye contact, fear of mistake, psychological barrier, perceptual barrier, feedback issue। तनवीर वेबसाइट से बेटा डायरेक्ट डाउनलोड किया करो। चलो जल्दी से करो भाई। अब जल्दी जल्दी अब आप लोग बताना शुरू करोगे कि ये जो फिजिकल बैरियर है, इसमें क्या चीज आती है। फिजिकल बैरियर में क्या चीजें आती हैं? पढ़ो और जवाब दो, पढ़िए और जवाब दीजिए।
व्हाट इज फिजिकल बैरियर? शारीरिक बाधाएं क्या होती हैं भाई? ये मौखिक और गैर मौखिक, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके के कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं कि नहीं? स्टेटमेंट नंबर 1, यस। ये आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, जैसे कि नॉइस यानी शोर, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, डिजाइन प्रॉब्लम्स। देखिए, ये एक लड़की एक लड़के से बात करना चाह रही है, लेकिन यहाँ बीच में टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। या मान लीजिए मैं आपसे बात करने लगूं और अचानक से खूब सारा शोर आने लगे, तो क्या होगा? मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। बाधाओं का मतलब क्या होता है कि हम जो बात आपसे कहना चाह रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही। कभी भी रट्टा मत मारिए किसी भी चीज को। हमेशा नॉइस से जुड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो शोर है ये कौन सी बाधा में आता है। बेटा ये सनी, ये वाली पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिलेगी, क्योंकि मेरा टेलीग्राम पे मैंने 1500 से ज्यादा की पीडीएफ डाली हुई है। पेपर 1 में, बाकी जो पेपर 2 है उसमें और भी डली हुई है। तो मेरा स्पेस टेलीग्राम पे नहीं है, इस वजह से मेरे को वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। वेबसाइट पे तनवीर बैचेस 2023 में आप चेक करोगे, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कहां से डाउनलोड करनी है। तो कभी भी आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए तो देखिए कि उसमें कहा क्या जा रहा है। मनोवृत्ति एटीट्यूड, मान लीजिए मैं कोई चीज पढ़ा रही हूं और नगमा नहीं पढ़ना चाह रही है यार, नगमा का मन नहीं है पढ़ने का, या तो उसको मोटिवेशन नहीं है, या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है पढ़ने के लिए, या उसमें कुछ इस तरीके का एटीट्यूड है कि नहीं भाई मैं तो बाद में ही पढ़ूंगी, तो एटीट्यूड बैरियर्स भी आता है आपका। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति फिजिकल में आपने देखा, एटीट्यूड क्या होता है? अगर मान लीजिए पुअर मैनेजमेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ मोटिवेशन हो, या बिहेवियर, एटीट्यूड में क्या आता है? बिहेवियर आता है। इससे क्या होता है? बाधाएं किसके लिए होती हैं? कि भैया मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, एटीट्यूड है भैया। समझ आ रही है ना बात को? सिंपल लैंग्वेज में समझो, इज ही लिसनिंग? और पता चला नगमा कह रही है हाँ बोलने दो मैम को, कोई बात नहीं, बोलने दो कोई बात नहीं है, मैम आएंगी बोल के जाएंगी कोई बात नहीं है। एटीट्यूड है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसीलिए तो ये किस तरीके की बाधा है? अच्छा तनवीर, अच्छा ईमेल पर तुम्हें नहीं मिली, तनवीर अपनी मेल आईडी मेरे को शेयर करना जरा टेलीग्राम पे। जिन्होंने भी चैनल का मेंबरशिप लिया है जल्दी से मुझको को टेलीग्राम पे अपनी मेल आईडी शेयर करना बेटा, ठीक है? अभी समझ में आ रही है एटीट्यूड क्या हुआ? अब हम बात करते हैं इमोशनल बैरियर। अब संचार में कैसे बाधा आती? संचार का मतलब है जब दो लोग आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं कम्युनिकेशन में। इमोशनल का क्या मतलब है? इमोशनल का क्या मतलब है? मान लीजिए हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं और आप उस चीज के लिए या तो तैयार नहीं है, या उस चीज के लिए आपकी कोई फीलिंग ही नहीं है। क्या होता है इमोशनल? अरे नगमा एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल लेते हुए चलो, किसी का भी नाम लिया जा सकता है एग्जाम्पल में। भावनात्मक बाधाएं कौन सी होती हैं? मान लीजिए गुस्सा आ गया, पुअर टेंशन यानी हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इमोशन हो गया, किसी पर विश्वास नहीं है मान लीजिए, या किसी पे हमें डाउट है, या लैक ऑफ रिटेंशन है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान भंग हो रहा है। क्या चीजें होंगी? अगर हम भावनात्मक, इमोशनल को हम साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं, इमोशनल को हम साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं। सस्पिशन यानी कि किसी पे मान लीजिए हमें डाउट है और हम उसको डाउटफुली देख रहे हैं और हम उससे बात नहीं करने की जगह उस पर शक कर रहे हैं। कोई हमें डरा रहा है, जैसे ये मैम है डरा रही हैं यहाँ पे अंबिका को, और अंबिका डर के मारे पढ़ ही नहीं रही है,
मैम ने कहा मैं बहुत जबरदस्त तरीके से तुम लोगों की एकदम जो है क्वेश्चन डालूंगी। तो अंबिका ने क्या किया, अंबिका बेचारी परेशान हो गई कि अरे मैं क्लास कैसे अटेंड करूं। डर का माहौल होगा तो भी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा। मान लो प्रियंका है, प्रियंका कह रही है बस बस करो मैम, अब नहीं, अब हो गया, क्लास ओवर करो, छोड़ो, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। एक चीज ध्यान रखो, जब भी पढ़ाई करो बेटा, किसी ना किसी चीज से लिंकअप बना लो। लिंकअप का मतलब समझ रहे हो कि जब भी आप पढ़ाई करो, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं या आपको लगता है मैं वो चीज भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो उसको किसी चीज से आप मैच करा लो। जैसे कि अगर मैंने नगमा का नाम लिया, मैंने अंबिका का नाम लिया, तो तुम लोग क्या सोचोगे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, अच्छा हाँ मैम ने ऐसी कोई चीज पढ़ाई तो थी जिसमें नगमा का नाम आया था, जिसमें अंबिका का नाम आया था। अच्छा हाँ, तुम लोग को तुरंत याद आ जाएगी चीजें, तुम लोगों को तुरंत याद आ जाएंगी चीजें। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इमोशनल स्टेट्स, मान लीजिए कुछ परेशान होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परेशान हैं, और अचानक से कोई गाना बजने लगा, कोई गाना बजने लगा। अब हुआ क्या कि जब गाना बजने लगा तो हम अपनी पढ़ाई को उस गाने के साथ मिक्स कर देंगे, हम गाने के साथ मिक्स कर देंगे। और फिर क्या होगा, जब वो गाना एग्जाम में, जब एग्जाम में मान लो वो क्वेश्चन आ गया ना, अच्छा वो कौन सा गाना था जिसमें वो वाला क्वेश्चन हम याद कर रहे थे, डेट इज, आ रही है बात समझ में, किसी ना किसी से लिंकअप करिए। सेलेक्टिव परसेप्शन किस में आता है, आपसे यहां से क्वेश्चन आता है, सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बात करना। ये कह रही है कि यहां पर 8 लिखा हुआ है, ये बंदा कह रहा है कि यहां पर इंफिनिटी लिखा है ना, नगमा याद आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, जहां पर आपके जो इंटेंशन है वो क्लियर ही नहीं होते, या फिर डिस्ट्रैक्शन एंड इनअटेंटिवनेस, यानी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं और पढ़ाते पढ़ाते खुशबू कह रही है यार मेरे को तो खाना बनाना था, और मैम ने अच्छी खासी क्लास कर दी, आधे घंटे की क्लास मैंने सोची थी, लेकिन मैम ने तो 1 घंटे की क्लास दे दी। अब खुशबू का दिमाग लगा है खाना बनाने में, ध्यान ही नहीं है उसका क्लास में। और अगर ध्यान नहीं है तो मैं उसको अगर पढ़ाऊंगी भी, उसके कान खोल खोल के उसको पढ़ाऊंगी, तो भी उसे समझ में नहीं आएगा। तो यानी आप कम्युनिकेशन आपका तभी इफेक्टिव होगा जब आप उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। आ रही है बात सबको समझ में? तो यहाँ ये चीजें समझ में आई, साइकोलॉजिकल जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, जो आपकी जो है डर हो गया, आपका इमोशनल स्टेज हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। कल्चरल बैरियर में क्या आएगा, अपने अपने विचार रखिए। गजब क्लास आदिल, चलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, सरिता, सब लोग बताओ, अब आपको क्या बताना है, कल्चरल किस तरीके की बाधाएं आती हैं, सांस्कृतिक, खुशबू क्लास के बाद खाना बनाती हो, चलो निया बताओ बेटा, अब तुम बताओ जल्दी से। मान लीजिए कल्चरल बाधाएं आती हैं, कैसी बाधाएं आती हैं भाई, धर्म, देश, जाति, रंग से संबंधित। मान लो नगमा है, वो कहेगी मैम अस्सलाम वालेकुम, मुझे अगर अस्सलाम वालेकुम का मतलब पता है तब तो हम कहेंगे हाँ वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बोलेंगे ना। तो क्या है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी लैंग्वेज है, हमारे अलग अलग धर्म है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो क्या है कि ये चीजें भी आपकी अगर बाधाएं आती है, मान लो कोई मेरे से इंग्लिश में आके बात कर रहा है और मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या होगा, वो कितनी भी अच्छी बात कर दे, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर अगर मेरे लिए, तो कितनी भी अच्छी बात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सांस्कृतिक, अलग अलग, अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग धर्मों के साथ बातचीत या भाषाएं अलग अलग होना। लैंग्वेज बैरियर,
लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बैरियर आपको पता ही है। मान लीजिए किसी भाषा में किसी चीज को हेलो कहते हैं, किसी चीज में हाय बोलते हैं, अपने इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, तो ये हो गई लिंग्विस्टिक भाषा। किसी भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके ये मत करो बे। अच्छा, कम्युनिकेशन, कुछ लोग क्या करेंगे एग्जाम टाइम पे ऐसे ऐसे, राखी आदिल भी आ गए, ये देखो चारू कल्चरल भाषाएं तुम लेकर आ गए है ना। तो क्या है, कोई हेलो बोलेगा, कोई हाय बोलेगा, कोई जय माता दी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये किस तरीके की आती है, चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया विपुल, बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है, कल्चरली तो वो सॉरी लैंग्वेज का ही तो इश्यू होता है ना, वो साउथ बोलती है और वो अपना नॉर्थ की लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो भी तो गैप करेगा ना, समझ नहीं आएंगी चीजों को। पता चला ना बोलना है, वो यस बोल रहा है, यस। और क्या नाम था वो विलन का, थंगावली, थंगावली सब समझ जाएंगे, क्या नाम था, थंगावली नाम था ना। भाषाओं से रिलेटेड जहां अवरोध उत्पन्न हो, जहां पर चीजें टफ होने लगे, या मान लीजिए कोई इतने बड़े बड़े अंग्रेज आ जाते हैं, कभी कभी तुम लोगों ने सोचा होगा, देखा होगा, ऐसी ऐसी हैवी लैंग्वेज बोल देते हैं कि जो भाई साहब अपने को समझ ही नहीं आती, अपने को समझ ही नहीं आती है ना। तो भाई इतने ज्यादा भारी शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए, सरल शब्दों का यूज होना चाहिए, अगर आपको अपनी लिंग्विस्टिक बैरियर को नहीं लाना है तो, यानी संचार को प्रभावित नहीं करना है। अब जेंडर बैरियर में क्या आता है, जेंडर बैरियर में क्या आता है, अब जेंडर बैरियर कौन बताएगा। मान लो आशीष है और मनु है, या मान लो एक लड़का कर लो एक लड़की कर लो, मान लो ऋचा है और मान लो मनु है, तो क्या है, जेंडर अलग अलग हुए ना दोनों के। तो मान लो हो सकता है किसी चीज पे महिलाएं पुरुषों से कैसे व्यवहार करती हैं, या वो किस तरीके से डिसीजन लेती हैं। क्या होता है, कितने लोग मैरिड हैं, क्या सोना, यार बाबू मैं क्लास में इतना बिजी हो जाती हूँ, क्लास में मैं कॉन्सेप्ट में इतना घुस जाती हूँ कि क्या भी बताऊं मैं। मेल फीमेल का जहां पर अलग अलग ओपिनियन हो गया, अलग अलग चीजें आ गई, समझ आ रही है। मेरे साथ ये हाल है कि जब मैं बेटा क्लास लेना शुरू करती हूँ तो मैं बहाव में इतना बह जाती हूँ कि कभी कभी जो कमेंट होते हैं मेरे अधूरे रह जाते हैं, ठीक है, जेंडर बिहेवियर आ गया। तो इसलिए अगर मैं कमेंट ना पढ़ पाऊं तो थोड़ा सा उस चीज को अंडरस्टैंड करना कि मैम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है। जैसे एक ये लड़का है, एक ये लड़की है, लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, मान लो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, लड़के हैं लड़कियों से बात नहीं करना चाहते, या मान लो जनरली एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं भैया शादीशुदा लोग हैं, कोई बीवी से सहमत नहीं है, कोई पति से सहमत नहीं है ना। इसलिए इस चीज को भी माना जाता है बैरियर, कि हम एक दूसरे की राय को समझना ही नहीं चाहते। लैक ऑफ फोकस एंड आई कांटेक्ट, मान लीजिए हम आपसे कोई बात कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई बात कर रहे हैं लेकिन आप हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, फोकस चला जाएगा। अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट ना करूं, अगर मैं नीचे देख के पढ़ाऊं तो क्या करोगे, अगर मैं नीचे देखूं और नीचे देख के पढ़ाऊं, आपकी तरफ देखो ही नहीं, तो क्या होगा, यस कम इन विधि, एक झाड़ू लेकर के एक लाठी लेकर के। क्या बात है यार, तुम लोग तो मजे ले रहे हो यार, मतलब कम्युनिकेशन को उठा के फेंक दोगे मुझे लग रहा है इस बारी, एकदम धूल उड़ा दोगे हैं। मान लो मैं नीचे देख करके कोई कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं, तो क्या करोगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, आप कहोगे मैम पता नहीं किससे बात कर रही है। समझ आ रही है बात। तो आई कांटेक्ट होना कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट अगर नहीं है या आपकी रुचि नहीं है, इसका मतलब है कि या तो आपने अच्छे से नींद नहीं ली है, या आपने बहुत काम कर लिया है थक गए हैं, या आपने दारूबाजी कर रखी है। दारूबाजी करके कोई आना मत, बता दिया, समझ आ रही है बात, या आप किसी टेंशन में हैं।
तभी आपका जो फोकस है वो फोकस नहीं है। फियर ऑफ मिस्टेक, कुछ लोग क्या करते हैं, इसलिए भी कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फियर ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, गलतियों का डर होता है। कुछ लोगों को आंसर पता है कि मैम ने एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर उनको पता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर, तुम लोग मजे ले लो आज, है ना, क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है कि भाई पता नहीं आंसर गलत होगा या सही होगा। अगर आप उस डर से डर रहे हैं तब भी आप संचार अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर आप डरेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर में आपको बता दिया, कॉन्शियसनेस, इमोशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ओपिनियन, ये सारी चीजें आती हैं। परसेप्चुअल बैरियर यानी अवधारणात्मक, हो सकता है आप किसी चीज पर एग्री करिए, वही हो सकता है दूसरे उस चीज पे एग्री नहीं करें, हो सकता है उस चीज पे दूसरे अच्छी तरीके से एग्री नहीं करें। मान लीजिए ये लड़कियां हैं, अब लड़के कहेंगे कि मैम ये लड़कियां बड़ी अच्छी लग रही हैं, दूसरी तरफ जो लड़कियां हैं वो कहेंगी लड़कों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उनका दिमाग तो इन लड़कियों को देखने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, दोनों की अवधारणाएं अलग अलग हैं। आ रही है बात समझ में? तो किस चीज को कहां पे क्या करना है, कहां पे हमें क्या चीज समझनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है जो मेरे लिए सही हो वो आपके लिए गलत हो, या आपके लिए जो चीज सही है वो मेरे लिए गलत हो। नसरीन, सब लोग क्वेश्चन पे या मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए एग्जाम आ रहा है। आपको अगर इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूं, इट मींस कि आपके दिमाग में ये चीज बस जाए कि हाँ भाई ये कितनी जरूरी चीजें हैं। फीडबैक मुद्दे, मान लीजिए आप तक कोई फीडबैक नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से, एक चीज आप मुझे बताएं, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? जल्दी से बताएं, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अब कितने लोगों का यहां पर ध्यान है, अब पता लगेगा। सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। थैंक यू रुचि। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर करो, फीडबैक। अभिषेक का ध्यान है यहां पर फीडबैक में और बाकी सबका ध्यान किधर है? मैंने क्या कहा था, जो पहले आंसर करता है मेरा दिमाग हमेशा उस पे रहता है कि भैया उसने कितनी जल्दी आंसर किया। अब मैं आपसे पूछूं फीडबैक कितने तरीके का होता है? फीडबैक कितने तरीके का होता है, कौन बताएगा? फीडबैक, हमें फीडबैक कितने तरीके से मिल सकता है, चलिए अब बताइए। टाइप्स ऑफ फीडबैक, तनुजा, टाइप्स ऑफ फीडबैक। कोमल आंसर करो बेटा। रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पार्टी, फीडबैक हो गया रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पार्टी, यानी हमने कोई चीज करी उस पे, जैसे कि सर्वे, किसी कोई चीज का सर्वे करना, कोई अगर हमें कमेंट करता है यानी वो फीडबैक। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ क्लास के बाद प्लीज अपने कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि कमेंट जरूर करिएगा बेटा। मैं आपसे कहती हूँ रेटिंग करने के लिए कि बताइए रेटिंग में 1 स्टार दोगे, 2 स्टार दोगे, 3 स्टार दोगे, 4 स्टार दोगे कि 5 स्टार दोगे, कैसी लगी क्लास? अगर मैं रेटिंग पूछ रही हूं इट मींस ये भी एक फीडबैक है। अगर रिजल्ट आता है तो ये भी फीडबैक है, यानी आपने जो पढ़ाई करी अब तक जितनी चीजें सीखी उसका फीडबैक। एडवाइस करना, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है और आपको कोई एडवाइस करे, दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक। आइडिया, रिस्पॉन्स, ओपिनियन, ये सारे टाइप्स हैं फीडबैक के। कितने लोगों को पता अभी तक कि फीडबैक के इतने सारे टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक भी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा
वो लोग अपने को थम्स अप करो जिनको ये पता था फीडबैक के बारे में। टाइप्स ऑफ फीडबैक किस किस को पता थे अभी तक? किसको किसको पता था कि अगर हम किसी को कमेंट करते हैं तो वो भी फीडबैक का टाइप है? रेटिंग करना, रिजल्ट, एडवाइस करना, आइडिया, रिस्पॉन्स, ओपिनियन, सर्वे, ये सारे फीडबैक के टाइप हैं। थैंक यू खुशबू। तनुजा, समझ आ रही है बात? मैप्स इंडिया नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सबको सारी चीजें मैं बताती चल रही हूं, वो भी चीजें बता रही हूं जो बुक्स में नहीं है। यहां पर वो चीजें भी आपसे मैं डिस्कस करती हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्लास को मिस मत किया करो, चाहे वो PYQ की क्लास हो, थ्योरी की क्लास हो। और जब हम थ्योरी की क्लास लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? जब हम थ्योरी की क्लास लेते हैं और थ्योरी की क्लास के बाद क्या करते हैं? यस मनु, डेली होती है बेटा, डेली क्लास होती है। बहुत डीपली और बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में। मेरे ख्याल से इतने सिंपल शब्दों में आपको बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब प्रोफेशनल टाइप में समझाएंगे। और प्रोफेशनल समझ लो या बुक को पढ़ लो, सेम चीज होती है। क्या करते हैं हम? MCQs को सॉल्व करते हैं। हम किसको सॉल्व करते हैं बेटा? उस थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो आपके सामने बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 सामने खड़ा है और आप आंसर करना शुरू करिए। इंग्लिश में देखिए, फिर मैं हिंदी में दिखाती हूं। यानी हम जो पढ़ते हैं हमें उसका फीडबैक भी तो देना है कि हमें समझ में आया या नहीं आया, इसी से तो पता चलता है। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। देखिए, दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है 2022, मतलब कहां से अगर मैं बात करूं, 2028 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ दोपहर को 2:30 बजे, PYQ। ठीक है, 4-5 साल इकट्ठे। और रात को 8:30 से 9 बजे का जो टाइमिंग रहता है, आप लोग एक बारी चेक कर लेना, बाकी टेलीग्राम लिंक दूंगी। तो 2 क्लासेस होती हैं ये। ठीक है, संचार किस चीज का? मौखिक संचार, लिखित संचार या दोनों के बारे में तनाव और चिंता कहलाता है। देखते हैं इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कम्युनिकेशन apprehension is the tension and anxiety about oral communication, written communication or both। ऑप्शन नंबर 2, किसने किसने सही जवाब दिया? आपने अपने हाथ उठा लो खुद ही। ऑप्शन नंबर 2 किस किसने दिया? अपने अपने हैंड्स उठा लो। DI भी मैं सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी। वैसे तो मैं करवा ही रही हूं, अपने PYQ में DI की क्लासेस भी ली हैं। संचार की आशंका क्या होती है? जहां पर प्रभावी संचार बाधित होता है, बोलते लिखते या दोनों चीजें करते समय अगर हम अधिक तनाव महसूस करते हैं तो संचार आशंका होती है। इसमें क्या चीजें होती हैं? कपकपी, मतली, पसीना, ये सारी चीजें आती हैं। पेट की तितलियां, हे भगवान। पंचतंत्र यानी पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देता है अगर हमें कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ में? आशंका, एप्रीहेंशन को हम कहेंगे आशंका। मान लीजिए कई लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। गुस्सा आती है, पेट में दर्द होने लगता है। वो क्या होता है? एप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन में आता है। ये लक्षण है इसके कि आपको संचार की आशंका है या आपका संचार प्रभावित हो रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने सबने पढ़ना है। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, इसमें दोनों ही चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा सा। रिसीवर इन कम्युनिकेशन सी एंड हियर बेस्ड ऑन देयर नीड, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कॉल्ड।
संचार में प्राप्तकर्ता अपनी आवश्यकता, प्रेरणा, अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर देखते हैं, सुनते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया है। पेट की तितलियां यानी पेट में मरोड़े उठती हैं, जो मरोड़ उठती है, पेट ऐसा लगता है कि खिंच रहा हो। अरिचा, यस बेटा, डेली क्लास होती है रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में, आप चेक कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम की लिंक देती हूँ, उसको सब लोग ज्वाइन करो, वहां पर भी डेली क्विज हो रही है। सुधीर बेटा, एक बात बताओ, जब मैं अगर आपसे कहूं बेटा कि आप अपनी आवश्यकता देखिए, आप अपनी आवश्यकता देखिए, अपनी प्रेरणा देखिए, अपनी, आपकी स्वयं की, खुद की, जब हम अपनी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो बेटा ये चयनात्मक धारणा हुई ना, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्टिव परसेप्शन हुआ ना ये। अपनी आवश्यकता, साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, चयनात्मक धारणा यानी हम चयन कर रहे हैं किसी चीज को। आ रही है बात मधु? जहां पर भी कोई क्वेश्चन हो, जहां पर भी समझ में ना आए, पूछो। और अगर फिर भी नहीं आ रही है चीजें, तो आपने एक बार ये जो पीडीएफ है जिसमें इतना सारा आपको नोट्स मटेरियल लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, ठीक है? चयनात्मक, जहां हम खुद से कोई चीज सिलेक्ट कर सकती हैं। फिल्टरिंग क्या होती है? भावनात्मक अवरोध, संचार आशंका, तो मैंने आपको बता ही दी। मतलब डर या चिंता के रूप में परिभाषित किया जाता है वास्तविक या प्रत्याशित संचार को, उसे हम आशंका कहते हैं। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या चीज होती है? जहां हम खुद से कोई चीज के सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, इमोशनल ब्लॉक, mental block that influence how you perceive other action and prevent you from clearly communicating your feelings. Filtering is the distortion on withholding of information to manage a person reactions. अभी अगर मान लो यहां से एक क्वेश्चन आ जाए आपका, टाइप ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन और उसके लक्षण। प्रतिपुष्टि क्या होता है? फीडबैक होता है, यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हो, यानी आपको अगर मैंने मैसेज किया तो आप उस चीज का क्या रिप्लाई करते हो, वो होता है फीडबैक, वो होती है प्रतिपुष्टि। मीनाक्षी, पीडीएफ अभी मैं दिखाती हूँ बेटा, तुम लोगों के सामने ही अभी मैं लाइव दिखाती हूँ कि कहां पे सारी की सारी पीडीएफ है, ये सारी की सारी पीडीएफ होती हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेमेंटिक, पढ़िए, ये आता है एग्जाम में भैया, ये क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर से देखना है, ठीक है? इससे ऑप्शन ले लेना, क्योंकि इसका ऑप्शन मेरे को लगता है मैं नीचे लिखना भूल गई। तो यहां से सिलेक्ट करना, अगर आप हिंदी को भी सॉल्व कर रहे हैं। भौतिक बाधा, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा और सेमेंटिक बाधा। श्वेता, ज्वाइन बटन से ले सकते हो बेटा। चक्ष ने आंसर किया है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। याद रखिए, शारीरिक शोर में शोर जो कि श्रव्य अश्रव्य दोनों हो सकता है। शारीरिक शोर आपका हुआ, क्या क्या चीजें हैं? मनोवैज्ञानिक शोर, शब्दार्थ शोर जिसमें आपका शब्द जाल का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ लेना, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है इस चीज में कि फिजिकल नॉइज पूछी गई है कि साइकोलॉजिकल नॉइज पूछी गई है कि फिजियोलॉजिकल पूछी गई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, तो एक बार आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेना कि ये क्या चीजें होती हैं, क्योंकि सेम लगती हैं। यूज ऑफ jargon in communication, words and language cannot understand by the receiver, semantic noise, lack of grammatical and technical fault in the language, semantic noise हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए जरा।
और वो लोग जो अभी जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पारुल आंसर करो बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर साइकोलॉजिकल बैरियर आपसे पूछा गया है, क्या होगा? मनोवैज्ञानिक बाधा, नॉइस, इनविजिबिलिटी, प्रेजुडिस, डिसइंटरेस्ट या इनअटेंशन। मनोवैज्ञानिक बाधाओं की पहचान करिए और टाइम स्टार्ट हो गया अब। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। बस बस कंप्लीट हो रहा है गुड़िया, बस कंप्लीट है बेटा। इसका एग्जाम फरवरी में होगा, 21 फरवरी, लेकिन अपनी क्लासेस चलती रहेंगी क्योंकि हम जून तक कवर कराते चलेंगे। तो जो जून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, अभी अभी आप लोगों को बताया क्या क्या चीजें आती है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 3, सी, डी और ई। जल्दी जल्दी देख लो बस। अरुचि यानी किसी चीज में डिसइंटरेस्ट, असावधानी, पूर्वाग्रह यानी पहले से किसी चीज को मान लेना, भावनाएं, ठीक है। शोर किस में आता है आपका? साइकोलॉजिकल बैरियर में, डिसइंटरेस्ट, इनअटेंशन, प्रेजुडिस और इमोशन। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मान लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, देन आप क्या करेंगे? Audience noise is potent when the message is controversial. Statement to it is impossible for any communication to convert an audience from one viewpoint to another. जब संदेश विवादास्पद हो तो दर्शकों का शोर प्रबल होता है। किसी भी संचार के लिए दर्शकों को एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण में परिवर्तित करना असंभव है। अब अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या होगा? कोई बात नहीं रुचि बेटा, ध्यान दो पहले अपनी हेल्थ पे क्योंकि एग्जाम आ रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। अगर संदेश विवादास्पद हो तो दर्शक क्या करते हैं? शोर करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही चीज तो वो शोर करेंगे कि समझ नहीं आ रही हमें। और किसी भी संचार में दर्शकों को एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ये गलत है आपका, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्यों सही है क्यों गलत है ये एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, पढ़ना है बस। ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि जिसको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। फिर एक मैचिंग है कम्युनिकेशन बैरियर और इसका डिस्क्रिप्शन। पढ़िए जरा, लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर करिए। और जल्दी से भैया सब लोग चैनल के मेंबर बन जाएं ज्वाइन बटन से। जल्दी से ज्वाइन बटन से आप सब लोग इसके मेंबर बन जाएं और ये पूरा जो पीडीएफ है, जो पूरा टेलीग्राम है, इसको एंजॉय करिए अच्छे से। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बेटा? मैं टेलीग्राम लिंक जब तक ही शेयर करती हूँ। जिसको भी लगता है कि भैया बहुत जरूरी क्लासेस हैं और इनको भाई मैम को सपोर्ट भी करना चाहिए, कोई फीस तो है नहीं है, कोई फीस नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। मतलब तैयारी करनी है तो मजे से तैयारी करो। हिंदी में देखो इस क्वेश्चन को जरा, जब तक कि मैं लिंक शेयर करूं आप लोग हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा, सांस्कृतिक। ये लीजिए, मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है ये फ्री क्लासेस है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को और पीडीएफ भी मिलेगी, पूरी कंप्लीट बुक भी मिलेगी आपको अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, चैनल मेंबर बन जाओगे।
ठीक है, ये लीजिए मैंने पिन कर दिया है इसको। आंसर करते चलिए। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर क्या सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्यों सही है 1? इसके लिए भैया आपको ये सब पढ़ना होगा। शारीरिक बाधा, भाषा बाधा जो आपको बताई, तकनीकी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, कल्चरल बाधा, ये सारी चीजें अभी अभी आपको पढ़ा के हटे हैं। तो अब क्या करना है? इसको पढ़ना है। कौन कौन इस पीडीएफ को पढ़ेगा जरा जल्दी से बताना। कंप्लीट हो गया भैया, हो गया कंप्लीट। जल्दी से बताइए अब कौन कौन इस पीडीएफ को पढ़ने वाला है। अब आपको एक चीज और दिखा दूं, कहां पर मिलेगी ये पीडीएफ आप लोगों को। ये देखिए, गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे आप सब लोग, डायरेक्टली जो चैनल का नाम है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डालेंगे, सबसे ऊपर ही अपना चैनल दिखाई देगा। यहाँ पे आपने सर्च मारना है। कहाँ पे दिखाई देगी? ये देखिए क्विज डाले हुए हैं, इस क्विज को भी पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू श्वेता। देखो श्वेता कितनी समझदार है। सपोर्ट भी करना बनता है अगर हम चाहते हो ना हम अच्छी पढ़ाई करें। कहते एक जो भूखा होता है ना वो कभी किसी को ढंग से खाना नहीं खिला पाता है, समझना मेरी बात। तो अगर हम सेटिस्फाइड होंगे ना तो आप लोग तो मतलब सोचो किधर के लेवल पे जाओगे। 2023 पेपर 1 यूनिट वाइज नोट्स पीडीएफ लेक्चर वीडियो आपके सामने है बेटा। आप जो कहते हो कि पेपर नहीं मिलते हैं, पीडीएफ नहीं मिलते हैं, 2022 की क्लासेस का 2022 का कहीं पर भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। यहां पर आंसर के साथ पीडीएफ है, तो क्या हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? आपको मैं दिखा दूं एक बार। यहां पर ये देखिए सारी, ये जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले सिलेबस दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा, थोड़ा नीचे करेंगे यहां पर आप क्विज भी कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा और जूम करके नीचे आएंगे, ये देखिए मतलब आप कोई क्लासेस मिस नहीं होंगी आपकी। पेपर 1 की जो आपकी यूनिट 1 है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास छूट गई है तो उसका भी पीडीएफ है, उसका भी लेक्चर वीडियो है। देख रहे हैं पूरी जितनी यूनिट्स मैंने करवाई हुई है सबके यहाँ पे है। पिछले साल के जितने पीवाईक्यू रिवीजन के पीडीएफ यहां से डाउनलोड कीजिए, स्टडी मटेरियल यहां से डाउनलोड कीजिए। ये जो बेल बनी हुई है आई थिंक आपको दिख रही होगी, मेरे फोटो के पीछे बनी है, उससे आप यहां पर भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इतना तो यार कहने की जरूरत ही नहीं है, समझदार लोग खुद ही सपोर्ट करते हैं बच्चे। ये देखिए 2022 के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, ये देखिए इकोनॉमिक्स 8 अक्टूबर का है, थोड़ा सा इसको देख लेना। यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ है, सब लोगों को दिख रहा होगा। साइकोलॉजी की पीडीएफ नहीं मिली है अभी, साइकोलॉजी का भी आया नहीं है बेटा, उसका जो पीडीएफ है देखो, देखो 2022 का यूजीसी नेट की साइट पे आपको कहीं नहीं मिल रहा है। पहली बात समझो कि 2022 के पेपर अभी आए ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो कुछ बच्चों से हमें अवेलेबल हो पाए हैं, जो हमें कंटेंट मिला है उससे मिला है। 13 अक्टूबर का पेपर, 9 जुलाई का, 12 जुलाई का, 11, 30 सितंबर। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है जो कहीं पर भी नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, तो जल्दी से सब लोग कोशिश करो, मेंबर बन जाओ, कम से कम मेरे को थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट हो पाए। तो अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, कल दोपहर को। तब तक के लिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे को लग रहा है स्क्रीन दिखी नहीं ना तुम लोगों को, 1 मिनट होल्ड करो यार। दिख रही होगी, थोड़ी बहुत कट रही है बट क्योंकि थोड़ा सा जूम करनी पड़ेगी मुझे और, लेकिन इसको डाउनलोड कर लेना। कल मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे भाई? कल मिलेंगे हम आपसे दोपहर को 2:30 बजे, 2:15 बजे, एक बार चेक कर लेना टेलीग्राम पे। तब तक के लिए